प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बच्चों जो हम लोगों को आज टॉपिक डिस्कस करना है वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का स्टेप नंबर 3 है, दैट इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग एक क्विक रिवीजन लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का स्टेप नंबर 2 जो हम लोगों का सोइंग है। ठीक है, तो सोइंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बुआई का काम। कि जब किसान लोग खेत की मिट्टी को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसमें अगला काम क्या होता है? बुआई का। आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी फसल होती है जिसके बीज को खेतों में लगाया जाता है और वहीं कुछ ऐसी फसल होती है जिसके प्लांट्स को खेतों में लगाया जाता है। तो जिस फसल की बीज को खेतों में लगाया जाता है, किसान को अच्छी क्वालिटी की बीज को लगाना चाहिए। ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की बीज को खेत में लगाएंगे तो उससे जो फसल होगी वो फसल उनको बहुत अच्छी फसल मिलेगी। ठीक है, उनको हायर यील्ड मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को सेलेक्ट कैसे किया जाए। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है बच्चों? कि जो भी सीड्स है, ठीक है, जो भी बीज है उस बीज को आप पानी में डालो। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से हिला दो। कुछ समय बाद आप क्या देखोगे कि जो हेल्दी सीड्स होगी वो पानी में नीचे जाके बैठ जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, और जो हल्की सीड्स होगी वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो हल्की सीड्स पानी के ऊपर क्यों तैरेगी? क्योंकि वो अंदर से खोखली होगी, डैमेज है। ठीक है, उसको अगर हम खेत में लगाएंगे तो जो है हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो जो पानी के ऊपर बीज आ गई है उसको वहाँ से हम लोगों को रिमूव कर देना है। पानी के नीचे जो बैठी हुई बीज होगी वो हेल्दी सीड्स होगी, उसको जब खेतों में लगाया जाएगा तो प्रॉपर यील्ड मिलेगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि खेतों में बीजों को जो बोया जाता है इसके लिए बहुत सारे टूल्स का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में स्टडी किया कि इसमें एक आपका बैल का पेयर होता है और फार्मर होता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी टूल्स होता है वो फनल शेप का होता है, जिसके टॉप पे ग्रेन्स सीड्स को डाला जाता है। वो सीड्स पाइप के थ्रू आता है। ठीक है, इस फनल शेप का जो एंड होता है बहुत ही शार्प एंड होता है जो मिट्टी में बहुत ईजिली धंस जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या करता है, हर एक एक सीड्स को मिट्टी में डालता जाता है। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला मेथड है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत यूज होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, वहीं हम लोगों ने नेक्स्ट और जो टेक्निक देखा, जो टूल्स देखा, वो था बच्चों सीड ड्रिल्स, जिसको ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी बीज लगती है वो इक्वल डिस्टेंस पे लगती है और इक्वल गहराई में जा कर के लगती है। और एक फ़ायदा होता है कि जब सीड ड्रिल की हेल्प से बुआई की जाती है तो ये दानों को, ठीक है, जो भी बीज है इसको ऊपर मिट्टी से कवर भी करता हुआ जाता है, जिससे जो सीड्स है उसको बर्ड्स लोग डैमेज ना पहुंचा पाएँ। ठीक है, और फिर ये जो सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल की हेल्प से टाइम भी बचता है। ठीक है, किसान की मेहनत भी बचती है, काम बहुत ही एफिशिएंट वे में होता है और फसल बहुत अच्छी तैयार होकर के मिलती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये स्टडी किया कि जहाँ पर भी खेत में ओवर क्राउडिंग होगी प्लांट्स की, वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कुछ प्लांट्स को मैनुअली रिमूव कर देना है। क्योंकि जहाँ पर भी ओवर क्राउडिंग होगी वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट होगा। ठीक है, तो प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, जिससे उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्लांट्स अच्छी हो, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कि जब खेतों में बुआई का काम हो गया, ठीक है, हमारी फसल को अब क्या होना है, अच्छी होना है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, तो किसान को अब उसमें क्या करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें इनको अब खाद डालना है। तो खाद डालने से क्या होता है कि ये खाद जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients। तो कह रहा है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो वो सब्सटेंसेस जिसको मिट्टी में ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किस फॉर्म में? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। किसके लिए? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कि जब इसको हम लोग मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आएगा और उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उस प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है,
दीज आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसी जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में डालने से जो क्रॉप होती है, जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है मिट्टी से और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म। तो ये जो बूझो है, बूझो क्या देखता है कि इसने देखा कि दो खेत हैं। ठीक है। एक खेत की जो फसल है वो बहुत ही वीक फसल है। ठीक है। उसकी जो फसल हुई है, जो उसके प्लांट्स हैं बहुत ही वीक हैं। उसमें जो फ्लावरिंग हुई है, जो उसमें पौधे आए हुए, जो उसमें फूल आया हुआ है, वो बहुत ही वीक है, उसमें दाने अच्छी तरीके से नहीं। वहीं उसने देखा कि बगल में एक खेत है जहाँ पे फसल बहुत अच्छी हुई है, जितने भी प्लांट्स हैं उसकी हाइट अच्छी है, उसमें जितने भी फल आए हैं उन फल में दाने बहुत अच्छे हैं। तो ये कह रहा है वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर दैन दी अदर्स। तो ये इसको देख करके ये बड़ा आश्चर्य होता है कि एक खेत की जो खेती है जिसमें फसल है बहुत अच्छी तैयार हुई है, वहीं दूसरे खेत की जो खेती है जिसमें फसल है वो वीक है। तो ऐसा क्यों है? ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, द सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। तो ये जो सॉयल होता है, सॉयल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स ये जो है क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जो मिट्टी होता है, मिट्टी जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है क्रॉप प्लांट्स को, ये न्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी से इस न्यूट्रिएंट को लेते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब होता क्या है, इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो कह रहा है कहीं कहीं कुछ एरिया में होता क्या है कि फार्मर लोग, जो किसान लोग होते हैं ना, वो लगातार खेती करते रहते हैं कि उस खेत में उन्होंने एक फसल तैयार की। ठीक है। खेती की, अब वो फसल जब तैयार हो गई तो उस फसल को वहाँ से काट दिया और तुरंत उसमें दूसरी फसल लगा दी। ठीक है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। मतलब उस फील्ड को, उस खेत को आराम करने का मौका नहीं मिलता है, वो बार बार उस खेत में खेती करते रहते हैं। तो इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप बताओ, जब एक खेत में बार बार खेती की जाएगी तो उस खेत का जो न्यूट्रिएंट्स होगा, वो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उस फील्ड को आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसमें बार बार जिस प्लांट्स को लगाया जा रहा है वो प्लांट्स सारे न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से वो टेक कर ले रहा है। ठीक है। तो देखो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉयल पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स। कि जब आप किसी भी खेत में लगातार खेती करोगे तो ऐसा करने से क्या होगा, उस खेत की जो मिट्टी होगी, मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ख़त्म होने लगेंगे। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, उस खेत में मैन्योर डालते हैं। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद होती है जिसको डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जिसमें आपका एनिमल वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। आपके फ्रूट्स के भी वेस्ट हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के वेस्ट हो सकते हैं, डेड प्लांट्स का वेस्ट हो सकता है। तो जिसको हम लोग सड़ा गला करके जिस खाद को तैयार करते हैं उसको मैन्योर बोलते हैं। ठीक है। तो किसान लोग क्या करते हैं कि उस खेत की जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहा है वो न्यूट्रिएंट्स वापस खेत में आए, उसके लिए उसमें मैन्योरिंग का काम करते हैं। ठीक है। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे, यस, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। तो ये जो खेतों में खादों को डाला जाता है जिससे मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स वापस आता है, इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अब कह रहा है कि बच्चों जो भी मैन्योरिंग की जा रही है खेतों में, ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से हो, मतलब अच्छी तरीके से हमारी खाद प्रिपेयर ना हुई हो, अच्छे तरीके से सड़ा ही नहीं है, वो खाद तैयारी नहीं हुई है और आपने उसको खेत में डाल दिया है, या आपने इनसफिशिएंट अमाउंट में डाला है, मतलब जितना प्लांट्स के ग्रोथ के लिए चाहिए आपने उतना नहीं डाला है, उतना आपके प्लांट के नहीं मिला न्यूट्रिएंट्स, तो आपका जो प्लांट होगा वो प्लांट वीक होगा। ठीक है। उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या है, मैन्योर के बारे में कह रहा है कि मैन्योर क्या है। तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मैन्योर
मैन्योर जो होती है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब नेचर के थ्रू ये बनता है, ठीक है। नेचर में इसको खेतों में बनाया जाता है, इसको गड्ढों में बनाया जाता है और ये नेचुरली बनता है। किससे बनता है? डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। जो प्लांट का वेस्ट है, जो एनिमल का वेस्ट है, इसको सड़ा गला करके जिस खाद को तैयार की जाती है उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन ए पिट्स एट ए ओपन प्लेस। तो फार्मर लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं किसी भी जो है ओपन प्लेस में और वहाँ पे प्लांट के वेस्ट को और एनिमल के वेस्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। द डीकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो प्लांट के वेस्ट को, एनिमल के वेस्ट को उन गड्ढों में छोड़ दिया जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, उसमें सड़ने लगते हैं। और इनको सड़ाने का काम कौन करता है? तो उसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो है डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को धीरे धीरे वो डिकम्पोज करते हैं। द डीकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। अब ये जो आपके एनिमल वेस्ट हैं, जो आपके प्लांट वेस्ट हैं, जब ये सड़ गल जाते हैं तो यही आपका ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाते हैं, ठीक है। नेचुरल खाद आपकी बन जाती है। आप लोगों ने देखो बोला भी है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से केचुए की हेल्प से, ठीक है, खाद को बनाया जाता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि एक पिट में, गड्ढे में वेजिटेबल्स पील्स हो गया, प्लांट्स के पील्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स, डेड प्लांट्स हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को डाल करके उसमें केचुओं को डाल दिया गया और केचुए ने उसको धीरे धीरे खाद में कन्वर्ट कर दिया। तो जो नेचुरल खाद होती है उसको हम लोग मैन्योर कहते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, प्योर होता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक एक्टिविटी करनी है 1.2। तो 1.2 एक्टिविटी में क्या कह रहा है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। आपको कह रहा है कुछ मूंग की बीज को लेनी है, कुछ आपको चने के बीज को लेना है और इसको जर्मिनेट करना है, इसको जमाना है, ठीक है। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स। अब आपको क्या करना है, 3 इक्वल साइड्स की आपको सीडलिंग्स ले लेनी है, बीजों को ले लेना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। आपको 3 बर्तन ले लेना है, तीनों का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। मार्क देम ए, बी एंड सी। अब आप उस तीनों बर्तनों पे लेवल लगा दो, मार्क कर दो ए, बी और सी से। 2 ग्लास ए, ग्लास ए में आपको ऐड करना है सॉयल, ठीक है। सॉयल को मिक्स करो आप लिटिल काऊ डंग मैन्योर। जो गाय का गोबर होता है ना, गाय के गोबर से जो खाद बनी हुई है उसको आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है, मिट्टी के साथ। किसमें? ग्लास ए में। इन ग्लास बी, ग्लास बी में आपको फिर से अमाउंट ऑफ सॉयल सेम होगा, ठीक है। जितनी मिट्टी आप लोगों ने ए में ली थी उतनी ही मिट्टी बी में लेनी है, ठीक है। अब बी में क्या करना है कि आपको मिट्टी में यूरिया मिलानी है, ठीक है। समझ में आया? तो ए में हमने क्या किया, गोबर को मिलाया, किसके गोबर को? काऊ के गोबर से जो बन के खाद तैयार हुई है उसको मिलाया, मतलब काऊ डंग मैन्योर को मिलाया है। बी में हम लोगों ने यूरिया को मिलाया है मिट्टी के साथ। और सी में क्या करना है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास सी। ग्लास सी में आप फिर से मिट्टी का जो अमाउंट है वो सेम होगा, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, ना तो इसमें आपको मैन्योर मिलाना है, ठीक है, ना तो आपको इसमें यूरिया मिलानी है। तो यहाँ जो सी वाला होगा ना, तो सी को हम लोग कंट्रोल बोलेंगे। कंट्रोल क्यों बोलेंगे बच्चों? क्योंकि सी के ही बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस बर्तन, किस वेसल्स में प्लांट का ग्रोथ फास्ट हो रहा है। क्योंकि हमें नहीं पता कि मैन्योर डालने से उसके जो क्रॉप होगा, जो फसल होगी, जो प्लांट होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, कि यूरिया के डालने से ज़्यादा होगी। तो ये हम लोग किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? सी के बेसिस पे, जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। जब आपने मिट्टी डाल दिया, खाद डाल दिया, तो आपको तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है। एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। अब उसमें आपने जो भी अपने सीडलिंग्स तैयार किए हुए हैं उसको आपको उसमें लगा देना है। कीप देम इन ए सेफ प्लेस। इसको आपको किसी एक सुरक्षित जगह पे रख देना है। एंड वाटर देम डेली। और आपको डेली इसमें पानी देना है, ठीक है। और याद रखना है पानी तीनों में इक्वल अमाउंट देना है, ठीक है।
आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। फिर 7 से 10 दिन के बाद आपको आकर के उनका ग्रोथ देखना है, ठीक है, कि किस वेसल्स में प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये जो ए था जिसमें हम लोगों ने काऊ डंग मैन्योर को मिलाया था, ठीक है, गाय के गोबर से जो खाद थी उसको मिलाया था, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लांट्स की ग्रोथ ठीक ठाक हुई है। बी में हम लोगों ने यूरिया मिलाया था, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और सी में हम लोगों ने कुछ भी नहीं मिलाया था, तो सी में प्लांट्स की ग्रोथ बहुत कम हुई है, ठीक है। तो सबसे अच्छी ग्रोथ किस में हुई प्लांट्स की? ये वेसल बी में, जिसमें हम लोगों ने मिट्टी में यूरिया डाल के मिलाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिड प्लांट्स इन ऑल दी ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। कह रहा है कि जितने भी ये प्लांट्स हैं क्या सारे वेसल्स में एक स्पीड से बढ़े। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो किस ग्लास में आपको प्लांट की ग्रोथ अच्छी दिखी? तो आप लोग देख रहे हो जिसमें हम लोगों ने यूरिया को डाला था, जो बी वाला था, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ फास्ट हुई, अच्छी हुई। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, तो बी में इसका ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट हुआ, फसल जो है बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने मैन्योर पढ़ लिया था। मैन्योर क्या था? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जिसको नेचर के थ्रू बनाया गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एनिमल वेस्ट को, ठीक है, प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज किया। और डिकम्पोज इनको करता कौन है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इनको डिकम्पोज करते हैं। तो हम लोगों ने मैन्योर के बारे में पढ़ लिया। मैन्योर एक ऑर्गेनिक खाद होती है, नेचुरल खाद होती है। वहीं अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जो किसी एक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों कि जैसे मान लो कि आप जो है खाना खाते हो, ठीक है, आपने पपाया खाया सपोज़, तो पपाया में आपको विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी भी मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन अगर आप से बोला जाए कि आप विटामिन ए की टैबलेट खाओ, ठीक है, तो जब आप विटामिन ए की टैबलेट खाओगे तो उस टैबलेट से आपको सिर्फ विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। तो वो जो टैबलेट होगा, वो टैबलेट किस चीज़ में रिच होगा? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको विटामिन ए मिलेगा। उसी तरह से ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह से टैबलेट की तरह काम करते हैं कि हमारी प्लांट्स को जिस भी तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसमें डाल दो। सपोज़ हमने प्लांट्स लगाया और हमें पता है कि इस प्लांट्स को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, उसको खेतों में डालेंगे तो खेतों में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उस प्लांट को खेत से नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये रिच होते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। हाउ आर दे डिफ़र फ्रॉम मैन्योर, तो ये मैन्योर से किस तरह से डिफ़र करते हैं? तो होता क्या है बच्चों, ये जो मैन्योर होता है, जो नेचुरल खाद होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स सभी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं। वही बात हो गई बच्चों कि जैसे आप खाना ना खाओ, आपसे बोला जाए कि आप सिर्फ जो है टैबलेट्स को खाते रहो, विटामिन ए की टैबलेट खाओ, विटामिन बी की टैबलेट खाओ, सिर्फ दवाइयों पे रहो, तो क्या आपका प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर प्लांट्स को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट देता है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैन्योर में वो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अमाउंट उनका थोड़ा थोड़ा ही है, कम है, ठीक है। वहीं पे जो फर्टिलाइजर्स होता है वो रिच होता है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में। जिस प्लांट्स को जिस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस तरह का फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखो ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर को हम लोग खेतों में तैयार करते हैं, फील्ड में तैयार होता है, ठीक है। वहीं ये जो फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़, क्योंकि फर्टिलाइजर्स क्या है, ये एक केमिकल है, इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। देखो कुछ एग्जांपल्स बोल रहा है फर्टिलाइजर्स के। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया। यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर्स। और हम लोगों ने बी वाले में क्या डाला था? यूरिया डाला था, ठीक है। अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है,
NPK, NPK क्या है बच्चों? N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, और ये जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। तो NPK होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो ये जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, NPK हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो किसान लोग इस फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो इस फर्टिलाइजर्स के यूज से जो क्रॉप होता है, क्रॉप की यील्ड अच्छी होती है। ठीक है, जो फसल होती है, फसल जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और अच्छी फसल तैयार होती है। ठीक है, तो इस फर्टिलाइजर्स की हेल्प से किसान लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई किसकी? अच्छी फसल करने में, खेती करने में। तो गेहूं की फसल उनकी अच्छी होने लगी, पैडी धान की खेती उनकी अच्छी होने लगी, मेज़ मक्के की खेती उनकी अच्छी होने लगी। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के यूज से वीट, पैडी, मेज़, इन सब का जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लगा। ठीक है, अच्छी फसल होके तैयार होने लगी। अब देखो लिख क्या रहा है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन ये भी कह रहा है बच्चों कि अगर हम लोग अपने खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो हमारी जो खेत की मिट्टी होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, उसका उपजाऊपन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात वही हो गई बच्चों, जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ दवाई के सहारे ही रहोगे, खाना नहीं खाओगे, तो क्या आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, और जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, वो वहीं आप लोग देखते हो कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत वीक हो जाते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है और हमें हर तरह के खाने को खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। होगा क्यों? फर्टिलाइजर्स को आप खेतों में डालोगे, जब भी बारिश होगी तो खेतों का पानी वहाँ से क्या होगा? आपकी नदियों में जा सकता है। ठीक है, जिससे आपका नदी का पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो वाटर पॉल्यूशन भी होता है फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure। तो क्या कह रहा है बच्चों कि हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजर्स के यूज से फसल तो अच्छी तैयार हो गई, लेकिन फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा यूज करने से मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें नेचुरल खाद का यूज करना चाहिए, जो हमारा मैन्योर है। ठीक है, जिसको हम लोग खेतों में तैयार किए हैं, नेचर के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, जो एनिमल वेस्ट से बना हुआ है, जो प्लांट वेस्ट से बना हुआ है, इस तरह की खाद को हम लोगों को खेतों में डालना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया, कुछ देर पहले डिस्कस किया, ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका अमाउंट थोड़ा थोड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने आपको बताया कि अगर आप पपाया खाते हो तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। सपोज़ आप दाल खाते हो तो दाल में भी आपको प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, और भी बहुत तरह तरह के आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ एक टैबलेट्स को खाते हो, सपोज़ विटामिन ए की टैबलेट खाते हो, विटामिन सी की टैबलेट खाते हो, तो उससे आपको सिर्फ विटामिन ए ही मिलेगा। ठीक है, तो जो सिर्फ एक टैबलेट्स की तरह काम कर रहा है वो आपका फर्टिलाइजर्स है, और जहाँ से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में को ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर वही काम करता है कि मैन्योर के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है थोड़े थोड़े अमाउंट में। ठीक है, तो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए किसान लोगों को ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। कि आपने अगर खेती कर ली है, ठीक है, एक फसल आपकी तैयार हो गई है, आपने उसकी कटाई कर ली है, तो खेत को आप 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, खाली छोड़ दो, उस खेत को रेस्ट करने दो।
जिससे क्या है कि वो अपने अंदर खुद से न्यूट्रिएंट्स को बना ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉयल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो बच्चों जब मैन्योर को हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं, जो हमारी नेचुरल खाद होती है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी को बॉडी बिल्डिंग मिलती है, मतलब हमारी मिट्टी का एक बिल्डिंग तैयार होती है, उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। एज वेल एज जो मिट्टी होती है, मिट्टी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इट रीप्लेनिशेस द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स। और मैन्योर को जब हम लोग खेतों में डालते हैं तो इसका जो खोया हुआ न्यूट्रिएंट्स होता है वो वापस फिर से मिट्टी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब देखो दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि हम लोग मिट्टी में किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को वापस लाएं जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है। Another method of replenishing the soil with nutrient is through crop rotation। तो कह रहा है हम लोगों को बच्चों क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। ठीक है, दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक खेत में आपने अगर जिस फसल की खेती की है, ठीक है, तो उस फसल के तैयार होने के बाद, उसकी कटाई होने के बाद आपको उस खेत में दूसरे तरह के प्लांट को लगाना है। ठीक है, जिसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग हो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया। पहले उत्तर भारत के लोग जो है, जो उत्तर भारतीय लोग किसान लोग होते थे, वो क्या करते थे, यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीज़न। कि वो उस खेत में एक सीज़न में लेग्यूम्स की खेती करते थे। लेग्यूम्स का क्या होता है मतलब बच्चों, जो दलहन की खेती होती है, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी खेती करते थे। ठीक है, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीज़न। और उसी खेत में जब ये दलहन का पौधा तैयार हो जाता था, जब इसकी कटाई वगैरह हो जाती थी, तो उसके बाद उसमें जो अगली खेती करते थे वो किसकी करते थे, गेहूँ की करते थे। ठीक है, दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉयल विद द न्यूट्रिएंट। ऐसा करने से क्या होता था, मिट्टी से जो भी न्यूट्रिएंट चला जाता था वो वापस आ जाता था। ठीक है, जैसे ये जो लेगुमिनस होता है ना, लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं, इनका जो रूट्स होता है, ठीक है, इनके रूट्स में जो है आपको, इनके रूट्स के नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करना और उसको वापस मिट्टी में डाल देना। ठीक है, तो जब लेगुमिनस प्लांट को लगाया जाता है खेतों में, तो इसके रूट्स में, इसके नोड्यूल्स में, इसके रूट्स के नोड्यूल्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को मिट्टी में डालते हैं। मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपने दलहन के पौधे को काट दिया, अब खेतों की जुताई कर दी, मिट्टी आपकी प्रिपेयर हो गई। अब जब आप इसमें गेहूं की खेती करोगे तो जो गेहूं का प्लांट होता है, इसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, गेहूं की जब खेती होती है तो गेहूं के ग्रोथ के लिए जो है नाइट्रोजन चाहिए होता है इसको। तो आप लोगों ने देखा कि जो ये लेगुमिनस प्लांट था, इसने बहुत सारे नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल दिया है। अब जब आप इसमें जो है अपने गेहूं की फसल को लगाओगे तो गेहूं की फसल को ईजिली एक अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन जो है उस खेत से मिलेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उस गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वापस जो है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। ठीक है, तो सेकंड मेथड आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्रॉप रोटेशन। हमें क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। ठीक है, हमें खेत में अलग अलग तरह के प्लांट्स की खेती करनी चाहिए और उस प्लांट्स की खेती करनी चाहिए जिसका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। ठीक है, सपोज़ हमने उस खेत में एक ऐसा प्लांट्स लगाया जिसके ग्रोथ के लिए पोटेशियम चाहिए। ठीक है, तो वो पोटेशियम लेकर के उसकी ग्रोथ हो गई, तो नेक्स्ट सीजन में हम उसमें ऐसा प्लांट लगाएं जिसको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेम तरह का प्लांट लगा देंगे कि जाओ तुम फिर से जाओ और तुम मिट्टी से फिर से पोटेशियम लो, तो क्या उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोगों को खेत में क्या करना चाहिए, क्रॉप का रोटेशन करना चाहिए। एक सीज़न आप दूसरे फसल को लगाओ, तो दूसरे सीज़न उसमें जब आप फसल को लगा रहे हो तो आप देखो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मिट्टी से किस तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो इस टेक्निक को किसान को जो है फॉलो करना
चाहिए। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस, तो किसान लोग को इसको अपने हैबिट में लाना चाहिए कि हम फील्ड में को क्या करें, उसको या तो आप 2 फसल के बीच में गैप दे दो, 3-4 महीने के लिए उसको छोड़ दो कि वो अपना फिर से जो है न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर ले। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं चाहते कि मेरा टाइम वेस्ट हो, तो आप उसमें क्रॉप रोटेशन करो, ठीक है, अलग अलग तरह के फसलों की खेती करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, तो बच्चों आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया, मैंने भी आपसे डिस्कस किया। These are present in the nodules of the roots of the leguminous plants, जितने भी आपके leguminous plants होते हैं इनके roots, ठीक है, nodules of roots, इनके roots के nodules में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जिनका काम क्या होता है, they fix atmospheric nitrogen, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको मिट्टी में फिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, यस, द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे स्टूडेंट्स इस डिफरेंसेस को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है बच्चों, सारे स्टूडेंट्स इस डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में नोट करना। तो देखो, एक तरफ है आपका फर्टिलाइजर्स और एक तरफ है मैन्योर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फर्टिलाइज़र क्या है, ये एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का मतलब क्या है बच्चों, इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। इसमें आप लोगों ने देखा हमारे पास यूरिया है, NPK है, ठीक है, बहुत तरह के इसमें आपके फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने स्टडी किए। मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज़। हम लोगों ने मैन्योर के भी बारे में पढ़ा कि मैन्योर किस तरह से होता है। मैन्योर हमारी एक ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंसेस होता है, नेचर से मिलता है। किससे बनाया जाता है, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, इनको डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं। ये चीज़ क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर्स इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र को कहाँ बनाया जाता है, प्रिपेयर में, कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रीज़ में। और मैन्योर को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है बच्चों, तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इसको खेतों में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दी सॉयल। ये बच्चों वही बात हो गई, ये जो फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिलाइजर्स मिट्टी को कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। मैंने टैबलेट वाली बात की थी कि जिस प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ वही देगा। इससे हमारी मिट्टी की बिल्डिंग नहीं होगी, बॉडी नहीं बनेगी, उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है, मिट्टी का उपजाऊपन इससे नहीं आएगा। मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। वहीं जो मैन्योर होता है, मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और इस मैन्योर से हमारी मिट्टी को, ठीक है, स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी बिल्डिंग बनती है, उसका जो उपजाऊपन होता है वो बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। लास्ट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये टैबलेट्स की तरह काम करते हैं, किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई एक ऐसा प्लांट्स है जिसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो हम फर्टिलाइजर्स ले आएंगे जो नाइट्रोजन रिच हो। हमारे पास कोई एक ऐसा प्लांट है, सपोज़ उसकी ग्रोथ के लिए हमें फॉस्फोरस चाहिए, तो हम मार्केट से जो है फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो किसी एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है। वहीं ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। ये जो मैन्योर होता है, मैन्योर में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो सारे स्टूडेंट्स इन 4 पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फिर से आपको इसको कॉपी में नोट करना है बच्चों, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है, कि जब हम लोग नेचुरल खाद को डालते हैं तो उससे क्या एडवांटेज होता है। तो देखो लिखा क्या है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइजर्स। ये जो हमारी नेचुरल खाद होती है इसको बेटर माना गया है, किसके कंपैरिजन में, फर्टिलाइजर्स की कंपैरिजन में। और आजकल आप लोग देख रहे हो बच्चों, ऑर्गेनिक खेती को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जो ऑर्गेनिक खेती है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉस्टली आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। फर्टिलाइजर्स की हेल्प से क्रॉप का प्रोडक्शन तो अच्छा हो जा रहा है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है।
इसलिए किसान लोग आजकल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर, ठीक है, जिससे हेल्थ अच्छी हो। इनके प्रोडक्ट्स महंगे तो हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो देखो मैन्योर किस तरह से फर्टिलाइज़र से बेटर समझा गया है, दिस इज़ बिकॉज इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, कि जब हम लोग मैन्योर को डालते हैं तो मैन्योर के डालने से क्या होता है, जो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, मतलब अगर आपने खेतों में पानी डाल दिया है तो वो पानी जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है, मैन्योर जो होगा वो नमी बना के रखता है, मॉइस्चर लाता है पानी में। तो जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ कर जाती है। इट मेक्स द सॉयल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, ठीक है। मैन्योर क्या करता है, खाद के डालने से जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर पोर्स हो जाते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजली होता है। तो जितने भी प्लांट्स उसमें लगाए जाएंगे उसको ईजली न्यूट्रिशंस मिल जाता है, प्लांट्स ईजली ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जब आप मैन्योर को डालते हो खेतों में, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ जाते हैं, अर्थवॉर्म का ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रोब्स का ग्रोथ बढ़ जाता है जो किसान के क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, खाद की डालने से जो मिट्टी है, मिट्टी का उपजाऊपन हमेशा बना रहता है, मिट्टी को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, मिट्टी का बॉडी बिल्डिंग हमेशा रेडी रहती है, मतलब उसको एक सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं मैन्योर से। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग ये भी कॉपी में नोट करोगे, मीन्स ये वाला पोर्शन भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट करोगे, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है बच्चों, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट स्टेप है जो है इरिगेशन, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।